नमस्कार। जियोग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजेता नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी। आज मैं आपके सामने एमएससी प्रीवियस का एक विषय इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर द्वितीय यूनिट के अंदर दिया गया एक विषय नेटवर्क स्ट्रक्चर एनालाइज, इसको लेके आई हूँ। तो देखिए, नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है। व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा अथवा व्यवस्था को परिवहन कहा जाता है। परिवहन का कार्य मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बोझा ढोकर विभिन्न प्रकार के यंत्रों, गाड़ियों व संगठनों के माध्यम से किया जाता है। ये संगठन तथा संस्थाएं परिवहन मार्गों के निर्माण एवं रखरखाव, वहन के लिए प्रयोग की जाने वाली गाड़ियों के रखरखाव, लदान व उतराव तथा वितरण व संग्रहण का निपटान करती है। इसके लिए हमें टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जानना होगा। तो परिवहन की जो विधाएं हैं, स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के अंदर आपका सड़क तथा रेल परिवहन आता है। जल परिवहन अनस्थलीय तथा समुद्रीय। अनस्थलीय के अंदर हम नहरी तथा नदियों को इसमें काउंट करते हैं। अगला है जी आपका वायु परिवहन। वायु परिवहन में एक एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट सोर्स है, परंतु यह भी अपना एक इंडिविजुअल महत्व रखता है। नेक्स्ट है जी पाइपलाइंस। ये थे आपके टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इन ट्रांसपोर्ट्स का इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय, चतुर्थक व पंचम क्रियाकलाप को इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम पहले पढ़ चुके हैं और इनको पूर्णतः अच्छी तरह से हमने इसको समझ लिया था। तो अब इनका ऊपर जो ट्रांसपोर्ट का प्रभाव पड़ता है, अब उनके बारे में जानते हैं। परिवहन व कृषि। बीएस जानकी ने कहा है कि किसी वस्तु का उत्पादन तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक वो उपभोक्ता की पहुंच में न आ जाए। परिवहन के विकास पर कृषि का पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। उत्तरी अमेरिका में रेल मार्गों के निर्माण से आंतरिक मैदानों के प्राकृतिक चरागाहों को विस्तृत अनुत्पादक क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सका। परिवहन के आंतरिक परिवहन में भी और उसके भार तथा परिवहन की दूरी और उस पदार्थ को निर्धारित करने की जो लिमिटेशंस हैं, उनको ट्रांसपोर्ट के द्वारा उनका निर्धारण करते हैं। अधिक परिमाण वाले भारी पदार्थ जैसे कि आलू, गन्ना, ये नगरीय केंद्रों या फिर कारखानों के निकट उगाए जाते हैं। इसके विपरीत कम हल्के पदार्थ, परिमाण वाले मूल्यवान पदार्थ परिवहन के बाहरी खर्चे को सह सकते हैं और बाजार से दूर होने पर भी इन्हें लाभपूर्ण उगाया जा सकता है। वह तैयार माल को आगे पहुंचाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इवन देन कृषि के उत्पाद को हम घर तक पहुंचाने के लिए भी कृषि परिवहन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरा इसमें जो आता है परिवहन व उद्योग। आधुनिक कारखानों को कच्चा माल लाने तथा तैयार माल को उपभोग के क्षेत्रों में भेजने की लगातार ज़रूरत होती है और इसके लिए परिवहन के उत्तम साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे सड़कें, रेल मार्ग, अनस्थलीय जल मार्ग, महासागरीय जलयान, पाइपलाइन, एयरलाइन आदि। परिवहन के साधनों के अंदर निरंतर कंपटीशन लगा रहता है। भाड़े की दर भी यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न साधनों के भाड़े की दर भिन्न होती है और वो उद्योग धंधों के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर भारी तत्व है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के वायु मार्ग को लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो भाड़े की दर है वो ज़्यादा होगी। किंतु हल्के तथा शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के परिवहन के लिए ये वायु मार्ग उपयोगी भी हो सकता है। अतः उद्योग परिवहन के द्वारा बाजारों से जुड़े रहते हैं। परिवहन व व्यापार। बाजार तभी संभव होता है जब किसी एक स्थान पर उत्पादन की अधिकता तथा दूसरे स्थान पर उत्पादन की कमी हो। एक क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, ताकि कम उत्पादन तक परिवहन की सहायता से वस्तुओं को पहुंचाया जा सके और एक व्यापार यानी कि ट्रेड की वहाँ आवश्यकता होती है और वो ट्रेड परिवहन के द्वारा संभव है। अगला जो इससे संबंधित विषय आता है वो है परिवहन व बाजार। तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी और वस्तुएं खरीदने के लिए हमें बाजार की।
परिवहन मार्ग जो हैं बाजार से हम जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम माने कि हमें कुछ सामान खरीदना है तो हमें मार्केट जाना होगा, और मार्केट जाने के लिए हम परिवहन मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। मुख्य जो इसमें अगला विषय आता है ट्रांसपोर्ट एंड पॉपुलेशन, कि किस क्षेत्र की जनसंख्या उस आवागमन को प्रयोग कर रही है, या किस तत्व को लेकर, किस तथ्य को लेकर, किस विधा को लेकर इन ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन किया जा रहा है, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ हम अगर उदाहरण लेंगे शिक्षा का, शिक्षा पता प्राप्त करने के लिए जब बच्चे शिक्षण संस्थानों की तरफ जाते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। परिवहन के बिना ना ही हम स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, बाजार स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब आपके सामने कुछ नेटवर्क्स को बनाया गया है, जैसे कि पोल रिवर्स, दूसरा है जिसमें हितार्चिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, तीसरा है हैमिल्टन सर्किट, और अगला जो है फुल्ली कनेक्टेड। इसमें आप देखेंगे कि जो डॉट हैं वो एक नोड का काम कर रही है, और वो एक लाइन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो जो लाइनें हैं वो लिंकेज का काम करती हैं। और इस ट्रांसपोर्ट को पढ़ने के लिए हम नोड व लिंकेज को अच्छे से काउंट कर लेते हैं, और इस काउंटिंग के आधार पर ही हम उसकी आगे गणना कर सकते हैं। और इन लोड लिंकेज को टेक्निकल वर्ड में एज एंड वर्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। एज और वर्टिक्स को हम फार्मूले के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, और हमारी जियोग्राफी में जो कि कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, अल्फा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स एंड गामा इंडेक्स। अल्फा इंडेक्स का जो सूत्र है m/2v-5। m जो है उसको हम सोल्व कर सकते हैं e यानी कि h माइनस v यानी कि वर्टेक्स प्लस g बाय 2v-5। यहाँ जो g है वो एक परिवहन पथ की पूर्णता को प्रदर्शित करता है। अगर एक परिवहन पथ पूर्णतः अपनी स्टैटिक्स ले लेता है तो वो 1 आ जाता है, और उससे अगर दूसरा परिवहन पथ जुड़ा हुआ है तो वहाँ जी का मान 2 हो जाता है। दूसरा है जी बीटा इंडेक्स, ई एच बाय वी वर्टेक्स। तीसरा जो फार्मूला है गामा इंडेक्स का, y इज इक्वल टू ई अपॉन 3 बिटवीन v-2। v यहाँ वर्टेक्स, e यहाँ h। हमारे विषय से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बीटा इंडेक्स को लेकर आते हैं। तो बीटा इंडेक्स के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सली आता रहता है आपके सिलेबस के अंदर, इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए 6 बिंदु, जो डॉट्स हैं वो 6 बिंदु, उनके कितने परिच्छेदक हैं। तो जब आप इनको काउंट करते हैं तो आप निकाल सकते हैं कि उससे पहले आपको ये पता हो कि बिंदु नोड्स और वो वर्टेक्स हैं, तो आप उनको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। नोड आपने देख लिया कि 6 हैं, तो इनमें जो संपर्क रेखाएं हैं वो कितनी होगी, वो होगी 12। उसके बाद आता है जी टाइप ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर भी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सेंट्रलाइज यानी कि चारों तरफ उसकी रेखाएं, डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ एक तत्व अन्य काफ़ी सारे एरियाज़ को कवर करता है, और वो तत्व व्यवहारिक तथा आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परिवहन जाल एक समेकित संरचना होती है जो केंद्रों, बिंदुओं, स्थानों को जोड़ती है, तथा नेटवर्क की प्रत्येक श्रृंखला न केवल 2 बिंदुओं को जोड़ती है बल्कि एक संपूर्ण तंत्र के अनेक बिंदुओं को एक साथ एक ग्लोबीय नेटवर्क को प्रदान करने का कार्य करती है।
और इनमें जो गणना की जाती है वो नोड वे लिंकेज को कर सकते हैं हम गिनकर, या फिर उनके जैसा कि हमने अभी फार्मूलाज किए थे उनके आधार पर हम इनको पूर्णतः समझ सकते हैं। धन्यवाद।